लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आज आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस इस विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था और पूरे प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। पहले जानते हैं कि प्रश्न पत्र कितने नंबर का होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे पूर्णांक है ये 50 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग 15 रहते हैं। उसके बाद आपके अथलोकत्रीय प्रश्न होते हैं जो 15 वो भी रहते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपका हो गया। और लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 10 होते हैं। तो कुल मिला के 40 प्रश्न होते हैं। कुल मिला के 40 प्रश्न होते हैं और 50 नंबर के होते हैं। समय आपका 2 घंटे का होता है। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करें तो 15 क्वेश्चन ये होते हैं। अगर आप इसको ही ध्यान से पढ़ेंगे तो 15 नंबर आपका स्कोरिंग हो गया। बाकी आप कर लीजिए। तो पेपर जो है बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से तैयारी की है तो इसको सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 2022 के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, सबसे प्राचीन वेद है। तो इसमें ऑप्शन आपके थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो अगर आपको ज्ञात हो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ की बात करें तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन था आपका, आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। आपके ऑप्शन है बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय। तो आप लोग याद रखिएगा, कुत्ता जो है आज से ही मानव का प्रिय जानवर नहीं है, बल्कि अनादिकाल से ही मानव का प्रिय जानवर था और सहयोगी जानवर भी था। इसलिए कुत्ता जो है आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था। तो आपके ऑप्शन है आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वो शिकार था, जिसे आखेट भी कहते हैं। ये शिकार लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके अर्थ आंसर जानते रहते हैं लेकिन उसके शब्दों में बदलाव रहता है तो हम उसका जवाब दे नहीं पाते हैं। तो ये आखेट का मतलब शिकार होता है। और पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय भी यही था। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। अगला प्रश्न है आपका, मिस्र, भारत, चीन या एक ऑप्शन आपका और है मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो आपके ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब। तो जो कन्फ्यूशियस था इस चीन का रहने वाला था। चीन हमारा पड़ोसी देश भी है। कन्फ्यूशियस इसी देश का रहने वाला था। अगला प्रश्न था, पिरामिड किस देश में है। पिरामिड की बात करें तो ये प्रश्न है, पिरामिड किस देश में है। आपके ऑप्शन है यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब। तो आपको ज्ञात होगा पिरामिड जो है ये मिस्र में है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपने देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से या ऋग्वेद से। तो जो अपने देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है या विजय होता है, तो ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका मुंडकोपनिषद, ये सही रहेगा। आपका जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौशल यानी कौशल जिसे कहा जाता था पहले, महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी की अगर हम बात करें, आपके ऑप्शन थे श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी ये श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सांची का स्तूप स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपसे ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा। तो सबसे पहले हम चारों के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो आकाशगंगा जगह है उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। तो ये जो है यही आपका ऑप्शन सही है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह मैप्पा शब्द किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। तो मैप्पा जो शब्द है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी। तो जो मैप्पा शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हिंदी का नहीं है, आपके लैटिन भाषा का शब्द है मैप्पा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। याद रखिएगा आप लोग, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये ऑप्शन पहला आपका सही रहेगा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पे। आपके जवाब होंगे इसमें से मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा या कर्क रेखा। तो याद रखिएगा, जब भी जून का महीना आता है उसमें 21 जून को जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो सीधा कर्क रेखा पे पड़ती हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन है आपके मार्शल, पीयू, जे.के. मेहता या कीन्स। तो एक नाम आप याद कर लीजिए, जे.के. मेहता। यही भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने सामाजिक अध्ययन के विषय में बहुत काम किया है, ज्योग्राफी के बारे में। तो जे.के. मेहता यही भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं आपके, स्रोत यानी जो आपके एलिमेंट होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है साहित्य, स्मारक, शिलालेख या सभी। तो देखिए, इतिहास के बारे में हमें जानकारी करनी है तो ये सभी जो जितने भी आपके ऑप्शन हैं, साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। अब 15 क्वेश्चन आपके जो है विकल्पीय के समाप्त हो गए हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं, स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो आपके जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, स्नानागार हैं और सिक्के जो चलते थे उस समय के, अनैतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशी यात्रियों के लेखक विवरण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका अध्ययन करके हम किसी पर्टिकुलर समय के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या वहाँ पे सुविधाएं थी। ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। और इनके उदाहरण हो गए पुरातात्विक स्रोत के मुद्राएं, स्मारक, भवन, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये सब आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना किसने की थी। तो 17वां प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो अगर बात करें हर्षचरित की रचना तो ये इस बाणभट्ट ने किया था, लगभग 600 ईसा पूर्व में हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, चीन की महादीवार का निर्माता कौन है। तो चीन की महादीवार के निर्माता की अगर हम बात करें तो इनका नाम था सी झांगटी। ये चीन की महादीवार, ये जो है आपको अंतरिक्ष से भी दिखती है चीन की महादीवार, इसके निर्माता है सी झांगटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मम्मी क्या है। देखिए, मम्मी एक प्रकार से शवों के रख रखाव की कला होती है। यानी मिस्र में जब कोई मर जाता है या जिसका अंतकाल देहावसान हो जाता है तो उनको जो है संजो कर रखते हैं। एक प्रकार का विशेष लेप लगाया जाता है जो शव के ऊपर और उसे संजो कर रख दिया जाता है। तो ये मम्मी जो है शवों के रख रखाव की कला है एक प्रकार की। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, 20वां क्वेश्चन है आपका। तो जैन धर्म के संस्थापक आपके जो हैं ऋषभदेव हैं, नाम याद रखिएगा, ऋषभदेव। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एक नाम याद रख लीजिए आप लोग, एडम स्मिथ, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। देखिए, ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं आपके, नागरिक की सुविधाएं और समाज कल्याण के सभी कार्य, जितने भी समाज कल्याण के कार्य होते हैं ये सब आपके ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास के कार्य और राजकीय नलकूपों की व्यवस्था करना, सफाई करवाना, ये सब आपके ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो देखिए, अगर सड़क यातायात संबंधी नियमों की बात करें तो ये सभी आपको ज्ञात होगा। उनमें से जो नियम आपको आ रहे हैं वही नियम आप लोग लिख दीजिएगा पेपर में। जैसे सड़क पर हमेशा बाएं से चलना, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना तो दाएं से करना, और जो ट्रैफिक नियमों का पालन करना, यही सभी आपके सड़क संबंधित यातायात के नियम लिख सकते हैं आप लोग। अब अगर बात करें अक्षांश रेखा की बात करें हम, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी है उस पर एक जो है पृथ्वी के, जो आपकी पृथ्वी है उसकी जीवा या कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र के समानांतर एक काल्पनिक रेखा है, उसे हम अक्षांश रेखा कह सकते हैं। और अक्षांश रेखा से हम पृथ्वी के चारों ओर उसके व्यास के समानांतर एक रेखा है। जैसे आपके मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो ये इसके केंद्र के चारों ओर
एक समानांतर रेखा है। अब इस रेखा से हम किसी स्थान के बारे में ये पता लगाते हैं कि वो कितना गहरा है, उसकी ऊंचाई गहराई कितनी है, तो उस रेखा को जो है हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं अक्षांश रेखा आपको समझ में आई होगी। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो अगर हम इतिहास की परिभाषा की बात करें तो एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर घाटे, इनके अनुसार ही हम इतिहास की परिभाषा आपको बताते हैं। इनके अनुसार इतिहास की परिभाषा है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे ही हम इतिहास कहते हैं। यानी हमारे अतीत का जो संपूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे इतिहास कहते हैं। अगर हम बात करें जीवाश्म की, तो जीवाश्म की परिभाषा आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी समय में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष जो चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको जो है जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है, तो जैसे कोई ऐसा जीव जो पृथ्वी पर बहुत समय पहले रह रहा था और उसका वंश समाप्त हो चुका है और प्राचीन सजीवों के जो अवशेष हैं वो हमें चट्टानों के रूप में मिल रहे हैं, तो उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो डायनासोर रहते थे उनके हमें अवशेष मिलते हैं कभी कभी, तो वो जीवाश्म होता है। यानी ये कभी किसी समय पृथ्वी पर जीवित थे बहुत पहले और उनके जीवाश्म हमें चट्टानों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग को ज्ञात होगा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। आपके हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पूरा, मध्य और नव। पूरा मतलब पहले वाला पाषाण काल, मध्य मतलब वाला बीच वाला पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में आपका जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में ये जो है यहाँ पे आग की खोज हुई थी। ये सब आपके इसके प्रमुख जो है खोजे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, गीज़ा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। तो याद रखिए जो ये गीज़ा नहीं है, गोजा है। गोजा का पिरामिड जो है ये बनवाया था महान शासक खुफू थे, खुफू नाम के शासक थे। इन्होंने गीज़ा का पिरामिड बनवाया था और ये लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनवाया था। याद रखिएगा आप लोग, 2560 ईसा पूर्व में गीज़ा का पिरामिड जो है महान शासक खुफू ने बनवाया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अगर हम इस चोटी की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी चोटी है ये है आपकी किलीमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी किलीमंजारो है और इसकी ऊंचाई लगभग 5896 मीटर है। याद रखिएगा आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, अति लघु उत्तरीयगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम, साउथ में है। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो आपके अधूरे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम अगले सेशन में करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।